नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम उत्तर प्रदेश की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1 जून से जनता कर्फ्यू में कुछ राहत देने का ऐलान किया है। अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों को राहत दी जा रही है। हफ्ते में 5 दिन बाजार खुले रहेंगे और दफ्तर भी, लेकिन दफ्तर में 50% कर्मचारियों के साथ ही काम किया जा सकता है। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगे बाजार। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षक स्कूल, कॉलेज जाएंगे और ऑनलाइन कक्षाएं होंगी। होटल, रेस्टोरेंट बंद होंगे। होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। 600 से ज़्यादा केस वाले ज़िलों में राहत नहीं दी जाएगी, यानी 70 में से 55 ज़िलों को राहत मिलेगी। 20 ज़िले ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू में कोई ढील नहीं होगी। लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गाज़ियाबाद में राहत नहीं होगी। साथ ही नोएडा, बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर में राहत नहीं होगी। तो वहीं दिल्ली में 20 अप्रैल से जारी लॉकडाउन को अब एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 7 जून के सुबह 5 बजे तक वहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने निर्माण क्षेत्र और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लॉकडाउन में ढील दी है। इसके तहत इंडस्ट्रियल इलाके में एक 4 दीवारी के भीतर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट चलाने की इजाज़त होगी। कंस्ट्रक्शन साइट के भीतर निर्माण कार्य किया जा सकेगा। ये दोनों छूट कोरोना के सभी नियमों के पालन की शर्त के साथ दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर कंस्ट्रक्शन साइट को बंद भी किया जा सकता है। हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक दुकानें खुलेंगी। ऑड इवन का नियम लागू होगा। कॉलेज, स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे और रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हरियाणा में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए आज चीफ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जो लॉकडाउन ऑलरेडी चल रहा है उसको जून 7 जून तक एक्सटेंड करवा दिया है, बढ़ाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुड़गांव में एक ऐसे मार्केट में हम देख रहे हैं कि इतने दिनों से ऑड इवन फार्मूला बेसिस पे शॉप्स खुले रहते थे। तो लेफ्ट साइड के सारे शॉप्स जो है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ऑपरेट हुआ करते थे। लेकिन आज चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि लॉकडाउन जो है 7 जून तक उसको एक्सटेंड करा दिया जाएगा, लेकिन उसमें टाइमिंग्स थोड़ा सा ऊपर नीचे करवाया जाएंगे। और मॉल्स जो है, मॉल्स भी ओपन हो जाएंगे, उनको भी ऑपरेशनल करवा दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ काबू डालेंगे। जानने की कोशिश करते हैं लोगों से जो मार्केट में कई सालों से काम करते आ रहे हैं। सर, आप अपना नाम बताइए और आपकी राय क्या है जो ये लॉकडाउन एक्सटेंड करवा दिया है 7 जून तक। आप बिजनेस चलाते हैं इतने सालों से, आपकी क्या राय है इसके बारे में? हरियाणा गवर्नमेंट ने 1 तारीख से 7 तारीख तक जो लॉकडाउन बढ़ाया है, पहले सुबह 7 बजे से 12 बजे तक था, तो 1 तारीख से इसकी टाइमिंग बढ़ा दी है 9 बजे से 3 बजे तक। तो ठीक है, जो गवर्नमेंट कर रही है वो ठीक है, जनता के हित में भी है। उसको देखते हुए भी थोड़ा बहुत जो जिसको सामान लेना है थोड़ा एक करके अपना सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अपना सामान खरीद ले। बाकी ठीक है, जो गवर्नमेंट निर्णय ले रही है ठीक है। वो दिल्ली में कई हफ्तों से 5-6 हफ्ते हो गए हैं लॉकडाउन अभी जारी है। आपकी क्या राय है, लॉकडाउन खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए? लॉकडाउन तो जब बढ़ गया है तो गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो सही कर रही है, और कोरोना इससे नहीं फैलेगा। अगर सब खुल जाएगा तो ज़्यादा भीड़ भाड़ में फिर कोरोना फैलेगा। जो हो रहा है वो सही हो रहा है, वैसे उचित। तो जैसे कि आपने सुना कि बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर, शॉप ओनर्स और बिज़नेस ओनर्स हैं गुड़गांव के सदर बाज़ार में, एक जो बहुत बड़ा मार्केट है गुड़गांव में, वो कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के लिए, ये अच्छा डिसीजन लिया गया है, लोगों के हित में है, लोगों की सेफ्टी के लिए लिया गया है। और ये इस चीज़ को मानते हैं कि गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ जो है वो सही कर रहे हैं। लॉकडाउन या कर्ब्स, काबू रखते हुए सारे दुकानों पे या उनके शहरों में। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ गुड़गांव में सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा कब और कैसे होगी, इसे लेकर अब तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। आमतौर पर मार्च महीने में ये परीक्षाएं हो जाती थी। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि 1 जून को सीबीएसई की ओर से इस पर कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन इसे लेकर छात्रों के बीच खासी बेचैनी है। दिल्ली के सरदार पटेल स्कूल की 12वीं की छात्रा रिधि परेशान है। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अभी तक कोई फैसला जो नहीं हुआ है,
छात्र यही चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो जल्द से जल्द हो और ऐसा कुछ ना हो आगे जिससे हमें और तनाव पड़े। हम यही चाहते हैं कि हम अपनी परीक्षा सबसे अच्छे तरह से लिख पाएं और उसके साथ यह भी हमारे मन में रहता है कि कहीं ये परीक्षा सुपर स्प्रेडर का रूप ना ले लें। कोरोना के संकट के बीच देश भर में 12वीं के ऐसे लाखों छात्र परेशान हैं। कई छात्रों का मानना है कि परीक्षाएं रद्द कर दी जानी चाहिए। एग्जाम्स शुड बी कैंसल्ड। 12th के मार्क्स का जो मेन यूज़ होता है वो होता है टू गेट एडमिशन इन द डिजायर्ड कॉलेज। तो मेरे हिसाब से कॉलेजेस को अपना एक ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम बनाना चाहिए कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनमें से हम जो एप्लीकेंट्स डिजर्विंग हैं उनको हम आसानी से फिल्टर आउट कर सकें रादर देन कंडक्टिंग द CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। CBSE की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 31 मई को सुनवाई है। 1 जून को केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है। छात्र असमंजस में है कि परीक्षाएं ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव। क्या परीक्षाओं का समय 3 घंटे से घटाकर कम किया जाएगा या नहीं? अपनी ही स्कूल में परीक्षा देनी होगी या नए सेंटर्स पर? ऐसे तमाम सवाल छात्रों के साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी परेशान की हुई है। मेरे हिसाब से एक इनका एग्ज़ाम होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन मोड पे हो जाए। ऑनलाइन मोड ज़्यादा बेटर है। जैसे JEE वाले एग्ज़ाम 2-3 स्लॉट में करते हैं, इसी तरह से इनका एग्ज़ाम ऑनलाइन कराकर, क्योंकि वो एग्ज़ाम एक यूनिफॉर्म होगा, पूरे इंडिया में एक होगा, उसकी वैल्यू होगी और बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने कोई एग्ज़ाम बाहर से दिया है। सरकार के लिए भी यह चुनौती आसान नहीं है। परीक्षाएं ले तो कब और कैसे, और अगर ना ले तो 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन का आधार क्या रखें? 12वीं के बाद छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह आगे बढ़ें? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है। 12वीं के विद्यार्थियों की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पर अपनी राय देने वाली है। फिर भी जब तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आती तब तक विद्यार्थियों का चिंतित होना स्वाभाविक है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। अब तक इस पूरे मामले में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं अब इस पूरे इलाके के सभी ठेकों को बंद कर जहरीली शराब की चेकिंग की जा रही है। इस बीच स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि अब भी कई लोग बीमार हैं। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ के करसुआ गांव में जहरीली शराब से हुई मौतों से मातम का माहौल है। यहां अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों का इलाज अब भी चल रहा है। जो लोग जहरीली शराब से बीमार हुए उनका कहना है कि यह शराब नहीं जहर थी। बदबू बहुत बुरी आ रही थी उसमें। अच्छा। हाँ, जहर की ऐसे आ रही थी जैसे जहर आ रहा है उसमें। इन लोगों ने क्या है कि किसी ने एक पैक पिया है उसने फैला दिया बाकी, और जिसने एक पैक पूरा क्वार्टर पिया है उसने पूरा वो खत्म हो गया है। जहरीली शराब पीने वाले कई लोगों का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है और लोग शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। ऐसे में जहरीली शराब से मरने वालों के आंकड़ों को लेकर तमाम तरह के आरोप भी प्रशासन पर लग रहे हैं। खुद अलीगढ़ के सांसद और पूर्व विधायक ने भी जिला अधिकारी को जिम्मेदार बताया है। अगर यहाँ का कोई भी अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी हो, अगर काम का श्रेय लेगा तो जिम्मेदार भी वही होगा। जिला अधिकारी जिले का मालिक होता है। जब जिले में इतनी बड़ी घटना हुई है तो जिम्मेदार तो होगा, वो जिले का अधिकारी है। अगर कोई भी काम यहाँ पर अच्छा होगा उसका श्रेय कौन ले रहा है? DM। तो अगर कोई घटना हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? DM। ये वो लोग हैं जिनके बाप का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उनका क्रियाक्रम बिना पोस्टमार्टम के हो गया। तो मेरी अपने मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि बच्चों का एक तो साया हट गया, दूसरी मार इन पे ये पड़ रही है कि जो आपकी सहायता है वो इन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। जहरीली शराब होने के शक में जिले में शराब की दुकानें बंद करवाकर SDM ने चेकिंग अभियान छेड़ रखा है।
दरअसल मिलावटी शराब का एक बड़ा गैंग इस इलाके में काफी समय से सक्रिय है। जानकार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का शराब पर टैक्स 15,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 36,000 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जहरीली शराब पर नकेल कसने में वो नाकाम रही है। मार्जिन जो है वो बहुत ही कम रखा जाता है, यानी एक पौवा अगर कोई शराब बेच रहा है कोई दुकान वाला तो उसको केवल 1 रुपया मिलता है। यही वजह है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो शराब है, जहरीली शराब, और उसमें जो मिलावट की जाती है वो इसीलिए मिलावट की जाती है कि जो उनका जो मुनाफा कम है, जो लोग ठेका लेते हैं शराब का। फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि जहरीली शराब पीने से बीमार पड़े लोगों का बेहतर इलाज हो, लेकिन सरकार को अब इस समस्या को जड़ से हल करने की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी मौतें न हों। अलीगढ़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मुंबई में रेड लाइन मेट्रो के ट्रायल रन के बारे में। कल से मुंबई मेट्रो रेड लाइन की स्टेशन और मुंबई मेट्रो का ट्रायल रन शुरू किया जाएगा। ये लाइन जो है करीबन 20 किलोमीटर की लाइन है। कोरोना के इस दौर में इस लाइन को शुरू करना एक बड़ी चुनौती थी। खुद MMRDA चीफ आर्य राजीव कोरोना संक्रमित हुए थे। उन्होंने इस दौरान अपने पिता को भी खोया, लेकिन यहाँ पर जो काम है वो कभी रुका नहीं, ये काम लगातार जारी रहा। MMRDA चीफ आर्य राजीव से बात की है अभिषेक शर्मा ने। तो मुंबई को एक नई सौगात मिलने वाली है। ये कई मायनों में इस शहर को बदल देगी। मुंबई जो है दिल्ली या दूसरे शहरों से इसलिए भी अलग है क्योंकि मुंबई जानती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, क्योंकि वो शहर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलता है। तो ये मुंबई का लोकल नए किस्म का डब्बा होने वाला है, या मुंबई जब नए किस्म की बनेगी तो किस तरीके की होगी ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे। हमारे साथ MMRDA के मिस्टर आर्य राजीव साहब हैं, कमिश्नर हैं, और उनकी मेहनत रही है इस सब को वक्त पे पूरा कराने के लिए, क्योंकि मुंबई के जो पिछले प्रोजेक्ट्स थे उनमें बहुत सारी डिलेज थे। और कोविड के वक्त में आप अंदाज़ा लगाइए कि जब सब कुछ रुक रहा था तब भी सरकार ने ये ठानी थी कि उनको ये शुरू कराना है, क्योंकि मुंबई के शहर के जो लोग हैं उनका दर्द सबसे ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से लोगों को ट्रेन में लोकल्स में जाना पड़ता है और उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। राजीव साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये किस तरीके से अलग है आपकी मेट्रो, और फिर दूसरा ये कि आप जब इसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं तो शहर क्या क्या उम्मीदें करें आपसे? अलग इस मामले में है, अगर आप पुराने मेट्रो 1 से कंपेयर कर रहे हो जो कि अभी 11.4 किलोमीटर की चलती है वर्सोवा से घाटकोपर के बीच में, तो ये आधुनिकतम जो तकनीकी हैं आज तक जो मेट्रो में कहीं भी विश्व में अपनाई गई हैं, वो सारी तकनीकियों का उपयोग किया गया है। ये एक फाइनली ड्राइवरलेस ट्रेन होने वाली है। शुरू में हम ड्राइवर भले ही यूज़ करें, बट फाइनली ये एक ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी की ट्रेन है। CBTC सिग्नलिंग सिस्टम पे आधारित है, तो उसमें ड्राइवर नहीं रहता है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इस ट्रेन के सामने हो तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन होता है उसका। जो ट्रेन का सिस्टम है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, तुरंत रुक जाती है ट्रेन, और फिर जो है जब वो ऑब्स्ट्रक्शन दूर होता है तो फिर आगे बढ़ती है। तो इस तरह से ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम पे आधारित है, सिग्नलिंग पे आधारित ये ट्रेन है। उसके साथ साथ जो हम लोगों ने इसकी स्टेनलेस बॉडी को जिस तरह से डिज़ाइन कराया है, इसमें बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं, जैसे कि साइकिल स्टैंड सबसे पहली बार किसी मेट्रो ट्रेन में हर एक कोच में एक ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया, वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि जो फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और किसी भी मेट्रो सिस्टम के सक्सेस का एक कारण बनती है। ये अभी आप 20 किलोमीटर की चलेगी? ये जो लाइन है, लाइन 2A, वो 20 किलोमीटर की है, 18 किलोमीटर की। अभी जो आप डिस्टेंस नेक्स्ट 200 मीटर
वो बता रहे हैं, ये स्टेशन पूरा सिस्टम है इसमें। लेकिन जो फेज़ 1 बनेगा इसका, वो फेज़ 1 जो है डहाणुकरवाड़ी स्टेशन ऑफ लाइन 2A यहाँ से शुरू हो करके और ये फिर जाएगा लाइन 7 के आर्य कॉलोनी के स्टेशन तक। तो 18 स्टेशन उसमें कवर किए जाएंगे 20 किलोमीटर के उसमें रास्ते में। तो ये पहला फेज़ है। अदरवाइज दोनों फेज़ मिला करके इसमें और भी स्टेशंस जोड़े जाएंगे। पहले फेज़ का हम जो ट्रायल रन शुरू कर रहे हैं वो कल माननीय मुख्यमंत्री के हाथों शुरू हो रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक कोच में करीब 316 लोग बैठ सकते हैं और खड़े रहने की सारी कैपेसिटी को लेकर के पूरी ट्रेन करीब 3000 लोगों को लेकर के पीक आवर में ट्रेवल कर सकती है। सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।